गुड मॉर्निंग एवरीवन। छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि केसेस को कैसे पढ़ा जाए। लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में केस मेथड स्टडी है और केस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है लॉ फैकल्टी की तरफ से। और स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उन केसेस को कैसे पढ़ें। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक केस को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको समझना है एंड कैसे अल्टीमेटली उसको राइट करना है एग्ज़ाम के अंदर। जब भी हम कोई केस लेते हैं उस केस का नाम होता है, सपोज फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने एक केस उठाया है जिसका नाम है ए लक्ष्मणा स्वामी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट 1185। हर केस में दो चीज़ें होती हैं केस के नाम में। एक होता है नेम ऑफ पार्टीज। हम एडवर्सियल सिस्टम फॉलो करते हैं और इसलिए हमेशा एक केस में दो पार्टी होती हैं। लेकिन अगर कोई केस एज ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाता है आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत, या इसी तरह के प्रोविज़न्स जो पहले के भी हमारे स्ट्रक्चर्स में रहे हैं, या और किसी देश के से अगर हम केस पढ़ते हैं तो उसमें जब एज एन ओपिनियन के लिए फोरम के पास जाता है तो वहाँ पे फिर पार्टीज़ के नाम दो नहीं होते, एक ही नाम होता है और लिख दिया जाता है इन रे। ओके, नेम ऑफ पार्टीज़ में आपको मिलेगा फर्स्ट पार्टी नेम वी वर्सेस सेकंड पार्टी नेम। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, मोस्टली आपको ये पार्टीज़ नेम मिलेंगे। फर्स्ट पार्टी वो होती है जो कोर्ट के पास जाती है रिलीफ के लिए, और सेकंड पार्टी वो होती है अगेंस्ट हुम केस फाइल किया होता है या जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल मैटर होता है। अब यहाँ पे जो पार्टीज़ की टर्मिनोलॉजी है, अगर केस ओरिजिनल जुरिडिक्शन में है, फर्स्ट टाइम जैसे केस फाइल हुआ, और अगर वो क्रिमिनल केस है तो जो पहली पार्टी जो जाती है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ एग्रीड पर्सन, और उसके बिहाफ पे स्टेट उसको रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज हम मानते हैं कि ऑफेंस जो है वो पर्सन के अगेंस्ट ना हो कि पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है। द फर्स्ट पार्टी क्रिमिनल केसेस में जो होती है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन साइड। द प्रोसिक्यूशन जो है वो किसके अगेंस्ट जाएगी? ऑफेंडर के अगेंस्ट, अक्यूज के अगेंस्ट। अक्यूज की जो है वो सेकंड साइड होती है और उसको हम डिफेंस कहते हैं। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोल हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का आता है। द लॉ जो हमारे भारत में हम यूज़ करते हैं एविडेंस के से रिलेटेड, साक्ष्य से रिलेटेड, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एंड उसका सेक्शन 100 ये कहता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पार्टी पे है जो कोर्ट के पास जाती है और अपने फेवर में रिलीफ मांगती है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन जाता है कोर्ट के पास, इसलिए सारा बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और उसको वो जो एलिगेशन लगाता है उसको डिफेंड कौन करता है? अक्यूज साइड, इसलिए अक्यूज साइड को डिफेंस साइड कहते हैं। अब हम बात करें सिविल की। सिविल में जो पार्टी जाती है कोर्ट के पास, जैसे केस का नाम है ए वर्सेस बी, पार्टी ए जाती है। पार्टी ए जो है वो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है सिविल केसेस में, जिसे प्लेंट कहते हैं, और इस पार्टी को हम कहते हैं प्लेंटिफ। और ये जो प्लेंटिफ में कुछ एलिगेशन लगाती है, असर्शन करती है किसी पर्सन के अगेंस्ट जिसने उसका नुकसान किया है, उसमें जो सेकंड पार्टी है उसको हम रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कहते हैं, बिकॉज जो सेकंड पार्टी है उसको उस प्लेंट का रिप्लाई करना होता है, जिसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, और या उसको अपना डिफेंस लेना पड़ता है जो उसको एलिगेशन लगाई गई है प्लेंटिफ के द्वारा। इसलिए सिविल केसेस में आपकी पार्टीज़ की टर्मिनोलॉजी होगी प्लेंटिफ वर्सेस रेस्पोंडेंट और डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस में होगा प्रोसिक्यूशन
एंड डिफेंस साइड। लेकिन जब कोई पार्टी एग्रीव्ड हो जाती है, बिकॉज एडवर्सियल सिस्टम है, एक पार्टी के फेवर में जजमेंट आएगा एंड एक पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट आएगा। जिस पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट आता है उसे हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं, और वो सिविल प्रोसीजर अगर सिविल केस है और क्रिमिनल प्रोसीजर अगर क्रिमिनल केस है तो उसको अपील की परमिशन होती है। जब वो अपलेट फोरम को, अपलेट कोर्ट को जब वो अपील करती है तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि प्रोसिक्यूशन के ही अगेंस्ट जजमेंट आएगा और प्रोसिक्यूशन ही अपील में जाएगा, हो सकता है डिफेंस भी अपील में चला जाए। तो उस फोरम में फिर मे बी प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट यूज हो जाता है, लेकिन जो पार्टी अपील में गई है उसको हम अपलेंट बोलते हैं और अपोजिट वाले को डिफेंडेंट बोलते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है सिविल केस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब क्रिमिनल केसेस में या और किसी ऐसा केस जिसमें कंप्लेंट फाइल होती है तो वहाँ पे जो पार्टी कंप्लेंट करती है उसको कंप्लेनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। सो पहले जब भी आप एक केस का नाम पढ़ोगे उसमें पार्टीज़ का नेम होगा और वो दो पार्टी होंगी, ए वर्सेस बी, यानी ए कोई एक नाम होगा और बी दूसरा नाम होगा। जैसे मैंने ये केस लिया हुआ है, ए लक्ष्मणा स्वामी फर्स्ट पार्टी एंड वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन सेकंड पार्टी। देन आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा जैसे कि इस केस में है AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1185। अब ये क्या होता है, ये किसी जजमेंट की डेट नहीं होती है। इसको हम बोलते हैं, जो फर्स्ट जो था पोर्शन ए लक्ष्मणा स्वामी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसको नेम ऑफ पार्टीज बोलते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं साइटेशन। सो साइटेशन ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आप इस केस को फाउंड कर सकते हैं, इस केस को ढूंढ सकते हैं। तो साइटेशन के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास जो केसेस होते हैं वो केसेस रिपोर्टेड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं अलग अलग, और ये जिन चीज़ों में रिपोर्टेड होते हैं उनको हम जर्नल्स बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में जर्नल हैं जैसे AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, और भी कई तरह के जर्नल हैं, SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ये मोस्टली जो जर्नल हैं ये आपके प्राइवेट जर्नल होते हैं, बट जो SCR है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, वो एक सरकारी जर्नल है जिसको रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है वो पब्लिश करती है। अब यहाँ पे ये जो केस है AIR, दैट मीन ये जो केस है ये आप ऑल इंडिया रिपोर्टर के 1963 वाले जो वॉल्यूम है उसमें आप फाइंड कर सकते हो, और ये जजमेंट है SC सुप्रीम कोर्ट का, और ये जजमेंट 1185 नंबर पेज पे मिलेगा। सो साइटेशन से आपको 3-4 चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ मिलती है कि ये कौन से जर्नल में आपको मिलेगा, दूसरी चीज़ मिलती है कि उस जर्नल के कौन से ईयर के उसमें पब्लिकेशन में मिलेगा। कई बार एक ही ईयर के पब्लिकेशन में 2-2, 3-3, 4-4 जो है वॉल्यूम्स होती हैं, तो वॉल्यूम नेम भी वहाँ पे होगा, और ये किस फोरम से है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है, कई बार हाई कोर्ट्स के भी होते हैं, और जो है डिफरेंट हाई कोर्ट्स, और फिर फोर्थ जो है आपको पेज नंबर मिलेगा। कई बार जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक ही केस अलग अलग जर्नल में भी पब्लिश होता है, तो अलग अलग जर्नल्स के पब्लिकेशन की साइटेशंस भी लिखते हैं, और ऑथेंटिक सुप्रीम कोर्ट SCR की साइटेशन भी लिखती हैं। सो आपको मैंने बताया कि जो केस का नेम है उसमें दो चीज़ें होती है, नेम ऑफ पार्टीज एंड साइटेशन। अब हम आगे चलते हैं कि एक केस के अंदर हमें क्या डिस्कस करना चाहिए। एक केस के अंदर हमें 5 चीज़ें पढ़नी चाहिए सेपरेटली, और 5 चीज़ों को अलग से दिमाग में याद रखना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम लिखना चाहिए। फर्स्ट हमारा है फैक्ट्स ऑफ द केस। सेकंड हमारा केस हिस्ट्री। थर्ड हमारा इशू। फोर्थ हमारा आर्ग्यूमेंट्स बोथ द पार्टीज, एंड फिफ्थ हमारा डिसीजन। फैक्ट्स क्या है, हर केस के अंदर फैक्ट्स होते हैं, और ओरिजिनल जो कोर्ट होता है वो हो सकता है कि पार्टी A के फेवर में डिसाइड कर दे या B में, उन्हीं फैक्ट्स पे अपील में जाते हैं, और
वो हो सकता है कि वो पहले वाले जजमेंट को रिवर्स कर दे या उसको अफर्म कर दे। सो फैक्ट्स ही सारे केस के डिटरमाइन करते हैं जजमेंट को। और फैक्ट्स के जो है हमारा, वो हमें अननेसेसरी इररिलेवेंट फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, केवल वो फैक्ट पढ़ने हैं जिनसे जजमेंट अफेक्ट होता हो या जजमेंट के रिलेटेड उसके इर्द गिर्द हो, उसके एंसिलरी उसके साथ के हों। आपको केस के अंदर कई बार बहुत सारे अलग फैक्ट्स मिलेंगे, या कोई जज ऐसा है या ऐसा जजमेंट है जो बहुत सारे पेजेस में है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप ना तो उन 25-30 पेजेस को याद कर सकते हो, ना इतना टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम में लिखने का या अपना केस ब्रीफ बनाने के लिए। तो वहाँ पे आप केवल रिलेवेंट फैक्ट्स जो है वो ऐसा जो आप याद रख सकते हो, और जो इसेंशियल भी हो कि केस की डिसीजन को किस तरह से अफेक्ट करता है। केस के फैक्ट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, आर्गुमेंट आपके चेंज भी हो सकते हैं। दूसरा होता है केस हिस्ट्री। अब केस हिस्ट्री क्या होता है कि जनरली जो हम केस पढ़ते हैं वो केस हमारे होते हैं हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन हमने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासेस में कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो लिमिटेड है, जब डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच में हो, या स्टेट एक साइड में सेंटर दूसरी साइड में, या स्टेट एंड सेंटर एक साइड में और वन और मोर देन टू स्टेट दूसरी साइड में। फिर उसके बाद में हमारा जो है यही ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। लेकिन सारे केसेस ओरिजिनल जुरिडिक्शन से नहीं आते, तो सुप्रीम कोर्ट के केस में हो सकता है वो रिट जुरिडिक्शन से आ जाए आर्टिकल 32 में। हाई कोर्ट का अगर हम जजमेंट पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बजाय रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 में हो, या हो सकता है अपीलेट जुरिडिक्शन के अंदर आया हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो। या सुप्रीम कोर्ट के केस में हो सकता है कि वो एसएलपी हो, स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के अंडर हो, या हो सकता है कि वो एक एडवाइजरी ओपिनियन है आर्टिकल 143 के अंदर। सो डिफरेंट वे हो सकते हैं कि किस तरह से ये केस नीचे से और सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जिसका हम जजमेंट पढ़ रहे हैं ये पहुंचा। इसको हम केस हिस्ट्री कहते हैं। और ये आप एक दो लाइन में आप इसको याद कर सकते हो। जो थर्ड थिंग आती है वो होती है इशू। इशू का मतलब होता है अ फैक्ट इन इशू और द रियल कंट्रोवर्सी। सो वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, ये जो मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ ये सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इशू में आपको कंट्रोवर्सी बतानी है कि क्या रियल कंट्रोवर्सी थी, क्या फैक्ट इन इशू था। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टी। सी आपको केसेस कुछ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आर्गूमेंट्स इवन 20 पेजेस में रन कर रहे हैं, तो उन आर्गूमेंट को आपको देखना है कि वो पहला तो कि आर्गूमेंट वो प्लेंटिव के साइड से है या डिफेंडेंट के साइड है, प्रोसिक्यूशन के साइड से है, डिफेंस के साइड है। हमें दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट को समझना है एंड पढ़ना है। दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट और उन फैक्ट्स के लाइट में जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी एक स्टूडेंट या टीचर एक नतीजे पे पहुंचेगा। इसी तरह जज भी नतीजे पे पहुंचता है। तो हमें आर्गुमेंट्स जो है वो देखने हैं कि प्लेंटिव साइड यानी दोनों पार्टी की तरफ से आर्गुमेंट्स क्या दिए गए। वो आर्गुमेंट्स ज़रूरी नहीं कि आप इतना जो है कॉम्प्रिहेंसिव याद करो या इतना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, कुछ आर्गुमेंट पढ़ भी सकते हो। कई बार आर्गुमेंट्स में आपको अथॉरिटीज़ मिलेंगी कि उन्होंने पहले वाले केस की हेल्प ली, कई बार उस तरह का आर्गुमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जहाँ पे जजमेंट में, बिकॉज वहाँ बहुत सारा टाइम होता है और बहुत सारे आर्गुमेंट्स को इंक्लूड भी करना होता है, इसलिए वहाँ पे वो बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे आर्गुमेंट्स बाय बोथ पार्टीज़ भी जो है ब्रीफली करने हैं। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका डिसीजंस, एंड डिसीजन मीन्स द रीजन डिसीजन। जो भी जजमेंट आएगा या तो उसके फेवर में आएगा या उसके अगेंस्ट में आएगा, उसके पीछे रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था। और हर केस में आपको एक दो पैरा ऐसा मिलेंगे जहाँ पे फिर कोर्ट ने जो है उसको एनालाइज किया, दोनों आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट एक्सेप्ट किए या रिजेक्ट किए, या वो अलग से उस चीज़ को बताते हैं और उस जजमेंट के पीछे वो रीज़न बताते हैं। तो इस तरह से हमें एक केस को पढ़ना है। साथियों बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर मेघराज, लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी।